हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं अनि विकास शर्मा। आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में ही मैंने ट्रिपल सी के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। ट्रिपल सी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन से मैंने सॉर्ट आउट किए थे। आज से हमारा ट्रिपल सी का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ट्रिपल सी के सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जब ट्रिपल सी का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले चैप्टर में ही हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। बेसिकली देखिए, इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही पढ़ेंगे। तो हम इसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम बहुत शॉर्ट में निपटाएंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिक सा होता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है गणना करना। अब देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो हमारा ये कंप्यूटर शब्द है, इसको हम दो भागों में अगर डिवाइड करें तो एक तरफ हमारा आ जाएगा कंप्यूट और एक तरफ आ जाएगा हमारा ईआर। तो बेसिकली होता क्या है कि कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और ईआर का मतलब, ईआर किसी भी शब्द में जब अंतिम में पाया जाता है तो उसका मतलब होता है कि करने वाला। तो यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा मतलब हो जाएगा कंप्यूट करने वाला, गणना करने वाला। तो सिंपल, कब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कभी कि कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सा मतलब है कंप्यूट का मतलब होता है गणना और ईआर का मतलब होता है करने वाला, यानी कि कंप्यूटर गणनाओं को करता है, इसलिए उसे कंप्यूटर कहते हैं। आगे देखते हैं। अतः बोलचाल की भाषा में इसे कैलकुलेटिव डिवाइस माना जाता है, जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को तेज़ी के साथ कर सकता है। अब देखिए, अर्थमेटिकल और लॉजिकल का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पे मैथमेटिक्स की चीज़ें आएँ और जहाँ पे लॉजिक्स की चीज़ें हैं। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सिंपल, कैलकुलेशन के वजह से कंप्यूटर जल्दी जल्दी काम करता है, इसकी वजह से उसे एक कैलकुलेटर डिवाइस माना जाता है। आगे देखते हैं। इसकी परिभाषा अब बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर को न सिर्फ गणना करने के लिए बल्कि आज इसका प्रयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि अन्य कई क्षेत्रों में भी हो रहा है। तो सिंपल सा मतलब ये है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आजकल कंप्यूटर से ही कोई भी म्यूजिक क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है और उसको अपलोड किया जाता है, और आप कंप्यूटर पे ही उसको देख भी लेते हैं। उसके बाद होता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स बेसिकली जितने भी आप विजुअल आर्ट्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये पीडीएफ जो पूरा देख रहे हैं, ये पीडीएफ भी एक प्रकार का ग्राफिक्स ही है। आप डेस्कटॉप पे कोई चीज़ देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स का बेसिक सा सेंस होता है चित्र। तो जितने भी चित्र बनाए जाते हैं वो आजकल कंप्यूटर की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो म्यूजिक सुनने की चीज़ हो गई, ग्राफिक्स देखने की चीज़ हो गई, इंटरनेट जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आजकल इंटरनेट के बारे में हर कोई जानता है। तो कहने का सेंस ये है कि कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में प्रयोग हो रहा है। इसका सिंपल सा प्रोसेसिंग का मेथड क्या होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसे आउटपुट में बदल देता है। तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप कोई भी डेटा कंप्यूटर को दिए तो कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदल दिया, उसका आउटपुट दे दिया आपको। ठीक है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं को परिभाषित करने या कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाने की संभावना है। इसमें देखिए, सिंपल सा मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। हम कोई भी काम करते हैं तो कंप्यूटर में जो जो खासियतें होती हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्पीड, अगर कोई काम, कोई कैलकुलेशन का काम किसी पर्सन को दिया जाए तो उसको करने में टाइम लगेगा। आप एक 20 पेज का कोई शीट दे दीजिए। इवन सबसे आसान इसका एग्जांपल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 से लेके 100 तक की पूरी काउंटिंग लिखिए, गिनती लिखिए, ठीक, तो आपको कुछ टाइम तो लगेगा ना। लेकिन यही काम अगर हम कंप्यूटर को कर देने के लिए कह दें तो उसमें बस हमें सिर्फ रेंज का शॉर्टकट लगाना है, और उसके बाद वो 1 से लेके 100 तक 1 सेकंड के अंदर लिख देगा। जैसे ही आप शॉर्टकट उसमें फिल करेंगे वो 1 सेकंड के अंदर उसका पूरा डेटा लिख देगा। तो इस तरह से हम पूरा, स्पीड जो होती है कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से स्पीड भी कंप्यूटर की एक खासियत है। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। यहाँ पे आपका दिखा भी होगा शुद्धता।
अगर आप किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए देते हैं तो उसमें गलतियों की गुंजाइश होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन अगर आप वही काम किसी कंप्यूटर को या किसी मशीन को देने के लिए करते हैं तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगा, उसकी एक्यूरेसी 100% ही रहेगी। अगर उसमें कोई गलती होती है तो इसका मतलब है आप जो इनपुट दिए हैं वही आपका इनपुट ही गलत है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो GIGO पे काम करता है। किस पे काम करता है? GIGO। मैं लिख दे रहा हूँ आपको, GIGO। तो इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब G फॉर गार्बेज, I फॉर इन, G फॉर गार्बेज, O फॉर आउट। मतलब अगर आप कंप्यूटर को गलत जानकारी देंगे तो कंप्यूटर भी आपको गलत जानकारी देगा। अगर आप उसमें इनपुट गलत टाइप करते हैं तो कंप्यूटर आउटपुट भी गलत देगा। अगर आप इनपुट सही टाइप करते हैं तो आपका आउटपुट भी सही टाइप होगा। तो ये बेसिकली GIGO का यही कॉन्सेप्ट है जो कंप्यूटर पे फॉलो होता है। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी डिलीजेंसी। डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर बिना थके लगातार काम कर सकता है। अगर आप किसी इंसान को काम करने के लिए दें तो उसकी एक लिमिट के बाद वो थक जाएगा और काम करना बंद कर देगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप कोई काम दे देंगे तो वो उसको कंटिन्यूस करता रहता है और वो थकता नहीं है। जब तक उसमें पावर सप्लाई फ्लो होती रहेगी, बिजली जाता रहेगा, वो कंटिन्यूस काम करता रहेगा। और वो तभी बंद होगा जब तक उसको बंद होने का या तो कमांड ना दिया जाए या तो वो खुद जल ना जाए, यानी कि ख़त्म ना हो जाए। तो कंप्यूटर बहानेबाजी नहीं करता है। कंप्यूटर एक साथ इसमें आप कई चीज़ें दे दें और लगातार करता रहेगा। अगली जो इसकी खास बात है वो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब होता है भंडारण क्षमता। आप किसी इंसान को कहें कि ये फार्मूला है, आप याद करिए, और मैं इसको आपको साल भर बाद पूछूंगा। अगर वो फार्मूला याद करता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसको याद रहेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को अगर आप कह दें कि ये एक फ़ोटो है, इसको तुम अपने पास रखे रहो और ये इस फ़ोटो की ज़रूरत मुझे आज से 10 साल बाद होगी, तो कंप्यूटर का वो हार्ड डिस्क अगर जब तक सुरक्षित है या वो पेन ड्राइव या फिर जिस भी मतलब स्टोरेज डिवाइस में आपने उसको रखा है, वो जब तक सुरक्षित रहेगा तब तक वो डेटा उसमें आप कभी भी उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये होती है उसकी भंडारण क्षमता, एक क्वालिटी। इंसान चीज़ें भूल जाएगा, मशीन नहीं भूलेगी। तो ये भी मशीन की एक खास बात है, कंप्यूटर की एक खास बात है। अगला है वर्सेटिलिटी। यहाँ पे वर्सेटिलिटी दिया है तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वर्सेटिलिटी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है विविधता। इसको ऐसे समझिए, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए दिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी से कह दिया कि 2 पेज नकल लिखना है। ऐसे मान लीजिए कि कोई भी फेयर पे आप बैठ के कुछ आपको लिखना है, तो आपका क्या होगा कि आप लिखने बैठ गए, आप लिख रहे हैं, लेकिन मैं उसी टाइम पे आपसे कहूँ कि ठीक है जाके गिलास पानी भी लेते आओ, लिखते भी रहो पानी भी लेते आओ, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर में आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आप कह दें कि कोई फाइल डाउनलोड करना है, तो वो ईजिली दोनों कामों को एक साथ कर सकता है। यही इसकी खास बात है। तो वर्सेटिलिटी यानी कि इसकी विविधता भी जो है ये भी इसकी खास बात है। अब यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि जैसे कि आप कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट का सबसे पहला हिस्सा बनाना। तो उसके दौरान आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, कोई पेज का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और यह यूजर पर निर्भर करता है कि वह अपने कंप्यूटर सिस्टम से किस तरह का कार्य करना चाह रहा है, क्योंकि यह अलग अलग तरह के कई कामों को एक साथ करने में सक्षम होता है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंप्यूटर को क्यों बनाया गया था, या कंप्यूटर को आज हम किस लिए यूज करते हैं। तो इस अध्याय में हम कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज बेसिस ऑपरेशन, मल्टीमीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक सा इसमें आप कंप्यूटर की बेसिक जो जानकारी अभी आप पढ़ रहे हैं ये वही चीज़ें हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर की नवीनतम गैजेट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आया है IT, ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे IT। मैं इसको हटा करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिंदी में अगर आप वो अर्थ निकालें तो इसका अर्थ हो जाएगा इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, टेक्नोलॉजी का मतलब प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में जितने भी हम गैजेट्स यूज करते हैं उसको हम आईटी गैजेट्स कहते हैं, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में कंप्यूटर के प्रभाव का अनुभव किया होगा। एयरलाइंस, रेलवे टिकट, ये वो फलाना ढिमकाना, जितनी भी चीज़ें आप यूज करते हैं इसमें सारा कुछ कंप्यूटर के आईटी गैजेट्स या कंप्यूटर की वजह से ही किया जाता है। अब देखिए इसमें एक वर्ड आया है मेडिकल डायग्नोसिस और दूसरा आया है इसमें वेदर फोरकास्टिंग। इन दोनों शब्दों को थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। पहले मैं वेदर फोरकास्टिंग बता दे रहा हूँ। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का मतलब होता है मौसम, फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान, पूर्वानुमान। आप देखते होंगे, आप गूगल पे से टाइप करेंगे कल बारिश आएगी कि नहीं या कल का मौसम कैसा रहेगा, तो वो बड़े ईजिली बता देता है कि हाँ कल का टेम्परेचर ये रहेगा, सूरज निकलेगा कि नहीं, ये वो जितनी भी चीज़ें होती हैं मौसम से संबंधित वो तुरंत बता देता है। तो उसी को हम कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। इसमें जो पहला है वो है हमारा मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल में जो आप टेस्ट करवाने जाते हैं कोई भी, जैसे कि डायग्नोसिस ही खुद एक टेस्ट होता है, तो मेडिकल में जितने भी टेस्ट होते हैं, आपके एक्सरे होते हैं, कई तरह की जांचें होती हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये भी कंप्यूटर की वजह से होती हैं, कंप्यूटर की मदद से होती हैं। अगला इसमें टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए बेसिकली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम क्या पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमेशा सुनते होंगे कि किसी एक किताब में कभी भी पूरी चीज़ें नहीं दी गई होती हैं, हर किताब दूसरी किताब से डिफरेंस हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन आपका बनेगा कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए कार्य पद्धति क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कार्य करने का जो तरीका होता है उसी को कार्य पद्धति कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको दिया गया है एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं और यही 3 ही होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिसमें डेटा का ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है। आगे आपको मिलेगा भी ये पूरा। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है जिसे एनालॉग ट्रांसमिशंस कहते हैं, जैसे तापमान, पारे, दाब या अन्य भौतिक प्राकृतिक की सूचनाएं इत्यादि। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहीं भूकंप आया, भूकंप को नापने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। तो जो रिक्टर स्केल होता है उसमें डेटा का ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है। तो वो कंप्यूटर हमारे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब मैं आपको कुछ एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स दिखा दे रहा हूँ इसमें आपका। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे कि ये स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर नॉर्मल आप जो बाइक वगैरह चलाते हैं उसमें जो ये मीटर होता है, जितनी आपकी स्पीड बढ़ती है पहिए में घिरनी लगी होती है और उससे ये वाला जो यहाँ पे काटा है ये बढ़ता जाता है और कम होती है जब स्पीड तो ये नीचे आता है। तो ये होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। अब देखिए ये यहाँ पे एक मॉनिटर जोड़ा गया है, ये नहीं होता है बेसिकली। उसके बाद अगर आपको कोई टेम्परेचर नापना है, इसमें क्या होगा, डेटा का जो ट्रांसमिशन होगा, अब जिस थर्मामीटर है जितना इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस होता है, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद आप इसमें समझिए, अब जैसे कि ये थर्मामीटर है तो इसमें यहाँ से जितना इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये इसका यहाँ पे एक पारा होता है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पारा ऐसे ऊपर चढ़ता जाता है। तो इसमें डेटा का ट्रांसमिशन सीधी रेखा में हो रहा है। वही चीज़ यहाँ भी हो रही थी, डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ से ऐसे सीधी रेखा में हो रहा था, ये आउटपुट आपको दिख रहा था। वैसे ही ये आपका रिक्टर स्केल वगैरह जो नापने के लिए होते हैं, जो वाइब्रेशंस नापने के लिए मशीनें होती हैं वो भी ये होती हैं। तो इसमें भी डेटा का ट्रांसमिशन ऐसे सीधी पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। मैं इसमें बना के दिखा देना, पहले ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। ऐसे ही आप जो पल्स होता है हमारा वो भी देखेंगे, वो भी इसी फॉर्मेट में होता है। तो ये सब जो मशीनें होती हैं ये एनालॉग मशीनें होती हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे।
यहाँ पे आप कुछ और भी मशीनें देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये हमारी घड़ी है, ये भी एक तरह की एनालॉग होती है। आप जो हाथ में घड़ी पहनते हैं वो भी एनालॉग होती है। ये हमारा यहाँ पे स्पीको कुछ मीटर होता है, ये ब्लड प्रेशर नापने का मशीन है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एनालॉग हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी टेम्परेचर के लिए है, ये वज़न नापने के लिए मशीन होती है। तो ये सब जितनी भी मशीनें हैं ये सब एनालॉग के एग्जांपल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालॉग समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप इसको भी देखें तो ये हमारा नॉर्मल स्टेबिलाइजर जैसा है, और यहाँ पे आप वही जो पल्स वगैरह का हिसाब किताब होता है वो चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देन हम आते हैं अपने PDF पे। उम्मीद करता हूँ एनालॉग आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं डिजिटल पे। अब देखिए डिजिटल क्या होता है, इसका बेसिक सा सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए। जिस कंप्यूटर में डिस्प्ले लग जाए, मॉनिटर लग जाए और जो डिजिटल टेक्निक पे चलता हो उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे आप इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस लिखने हैं तो आप यहाँ से डेफिनेशंस को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। यह बाइनरी वैल्यू 0 और 1 के आधार पर कार्य करता है, जिसमें अभी यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 का मतलब होता है फॉल्स यानी कि गलत, और 1 का मतलब होता है ट्रू यानी कि सही। आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 0 का अर्थ क्या होता है और या 1 का अर्थ क्या होता है। उसमें आपका ऑप्शन मिल जाएगा 0। अगर 0 पूछा है 0 का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा आपका ट्रू, फॉल्स, ए बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो अगर आपको पता होगा तो आप फटाक दे बता देंगे कि हाँ उसमें ए सही है। उसके बाद फिर से अब 0 1 क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। 0 1 देखिए बेसिकली बाइनरी वैल्यू होते हैं। बाइनरी वैल्यू का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो आज के समय में जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल तकनीक पे चलता है। ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा भी है। तो डिजिटल तकनीक में सिर्फ 2 कमांड्स होती हैं, 0 और 1, और उन्हीं से मिलके सारे कंप्यूटर अपना पूरा डेटा प्रोसेस करते हैं। तो 0 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसमें ये चीज़ जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि डिजिटल तकनीक होती है, डिस्प्ले होता है, और वो डिजिटल तकनीक यानी कि 0 और 1 जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको फॉलो करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर के भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। देखिए डिजिटल कंप्यूटर के तो आपको उदाहरण भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप कंप्यूटर पे ये देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे होंगे, ये डिजिटल कंप्यूटर होगा। या तो ये डिजिटल कंप्यूटर होगा, या लैपटॉप होगा, या मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब डिजिटल हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके लिए आपको ज़्यादा अलग से परेशान होने की नहीं। जो भी चीज़ें आप देखते हैं आज के टाइम में सब डिजिटल हैं। अगला है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड शब्द को अगर आप मतलब हिंदी में कन्वर्ट करें तो हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। और संकर उन चीज़ों को कहते हैं जो 2 चीज़ों को मिला करके तीसरी चीज़ बनाई गई होती है। जैसे एनालॉग और डिजिटल को मिला करके हाइब्रिड को बनाया जाता है, ऐसे समझिए। अब देखिए जिस कंप्यूटर के अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों तकनीकों को लगा दिया जाए वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। यहाँ पे इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार के कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही विशेषताओं का मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें ECG मशीन सबसे कॉमन है। अब मैं आप लोगों को कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ECG मशीन है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है। इसमें डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ से इस पेपर के जैसा भी निकलता है और यहाँ पे डिस्प्ले पे भी दिखता है। तो यहाँ पे डेटा का ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये आपका पूरा एक हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे कभी टेस्ट वगैरह करने के लिए, वहाँ पे कई मशीनें होती हैं। जैसे कि ये मशीन अगर आप देख पाएँ
ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है। इसमें आप कभी अल्ट्रासाउंड का स्लिप अगर देखें तो ऐसे उसमें फ़ोटो भी होता है, और नीचे यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको एक स्लिप जैसा कुछ दिखता है, तो उसमें लाइन बाय लाइन बाय लाइन सारा कुछ लिखा होता है। तो अब ये जो कंप्यूटर है, ये है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें डेटा का ट्रांसमिशन सीधी रेखा में भी हो रहा है और आउटपुट दोनों में आ रहा है। डिस्प्ले मतलब ये इसमें होता क्या है, बेसिकली एक फ्रिक्वेंसी छोड़ी जाती है जो जहाँ जहाँ टकराती है वहाँ वहाँ पे ये इमेज बन जाती है, और उस इमेज का डेटा यहाँ पे लाइन बाय लाइन दे दिया जाता है, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी उसकी क्लिक कर ली जाती हैं। तो पिक्चर्स जो हो गई डिजिटल फॉर्मेट हो गया, और जो उसमें लाइंस है उसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन हुआ है वो सीधी रेखा में हुआ, तो इसलिए वो एनालॉग भी हो जाएगा। और जब एनालॉग और डिजिटल दोनों हैं तो दोनों मिलके हाइब्रिड हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया कार्य पद्धति के आधार पे। ऐसे ही कंप्यूटर को उद्देश्य के आधार पे भी बांटा जाता है। इसमें उद्देश्य के आधार पे नहीं दिया है, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। उद्देश्य का मतलब होता है कि कंप्यूटर किन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, क्या करने के लिए बनाया गया है। तो कई कंप्यूटर स्पेशली कोई एक काम करने के लिए बनाए जाते हैं, तो वो स्पेशल पर्पज़ के लिए हो जाते हैं, और कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो जनरल बनाए जाते हैं कि उसको हर काम में यूज कर लिया जाएगा, तो वो जनरल पर्पज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता दिया जा रहा है कि स्पेशल पर्पज़ और जनरल पर्पज़। स्पेशल किसी खास कार्य के लिए, जनरल पर्पज़ कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस हायरार्की को। इस हायरार्की में आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कार्य पद्धति के आधार पे इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। उसके बाद इसके आकार के आधार पे जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कार्य पद्धति के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और आकार के आधार पे 3 अलग अलग आधारों पे कंप्यूटर को बांटा गया है। तो क्वेश्चन में आता है, तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप सिर्फ ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर होता है आपका एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। लेकिन अगर आपका पूछ लिया आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो आप वहाँ पे कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, यानी कि आपके टोटल 4 प्रकार के। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आकार के आधार पे और कार्य के आधार पे क्या क्या डिफरेंस है। अब देखिए, यहाँ पे माइक्रो और मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो डिजिटल होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर को ही हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर के बेसिस पे। तो हम नीचे आते हैं। अब देखिए, डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब, इसको भी 2 भागों में तोड़ दीजिए माइक्रो कंप्यूटर को। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कंप्यूटर जो होगा वो होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। बेसिकली देखिए, इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, palm टॉप, नोटबुक, पीडीए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप जो कंप्यूटर अभी यूज कर रहे होंगे वो भी आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आएगा। या तो आप डेस्कटॉप पे देख रहे होंगे, या लैपटॉप पे देख रहे होंगे, या किसी मोबाइल पे देख रहे होंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सभी आपको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाती हैं। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, इसका ELU और CPU एक ही चिप में लगा होता है। एक ही चिप में लगे होने का मतलब है कि उसका जो मदरबोर्ड होता है उसी के अंदर वो दोनों इनबिल्ट आते हैं, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है और इसमें ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर साइज में माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। मिनी का मतलब होता है छोटा, यहाँ पे सूक्ष्म था और यहाँ पे छोटा है। तो मिनी कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, जो आप जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं,
थोड़े हैवी कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें आप पूरा एक टावर देखते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं, आप बैंकों में जो कंप्यूटर नॉर्मली देखते होंगे, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपके मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें मिनी कंप्यूटर जो होता है वो थोड़ा सा माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होता है और ये सबके यूज में आता है। इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये आप कैसे भी करके कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला आता है हमारा मेन फ्रेम। ये इम्पोर्टेंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं इसको देख लीजिए। देखिए, बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर जो सर्वर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखा के समझाना चाहूँगा, अभी आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो कंप्यूटर है ये है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बीच में एक कंप्यूटर लगा है जिसमें ये 3 टावर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये आपको 3 टावर दिखाई दे रहे होंगे। अब ये 3 टावर में ढेर सारे अलग अलग ढेर सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। आप कभी बैंक में जाएं तो आप सुनते होंगे कि बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है। असल में क्या होता है कि यही जो चीज़ है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसी में कुछ दिक्कत आ गई। सपोज करिए कोई एक तार फॉल्ट हो गया, कोई एक हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, इन्वर्टर का कोई कनेक्शन था वो गड़बड़ हो गया। अब देखिए होता क्या है इसमें कि जो बैंक होते हैं, बैंक में अब समझिए कि एक बैंक में आपके हज़ारों कस्टमर हैं, ऐसे ही हज़ारों बैंक हैं और हज़ारों बैंक की अलग अलग कई हज़ार शाखाएं हैं। तो हर शाखाओं में कुछ और कस्टमर्स के हैं डिटेल्स हैं और हर शाखाओं में कुछ अलग कस्टमर के डिटेल्स हैं। तो इस तरह करते करते तकरीबन समझ लीजिए ये बहुत बड़ा सर्कल एक बन जाता है कि मतलब एक से दूसरा जुड़ा है, दूसरे से तीसरा जुड़ा है, ऐसे करते करते इसमें सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से जब बहुत बड़ा डेटा कहीं स्टोर करना होता है तो वो चीज़ आप ऐसे माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर में नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको बड़े बड़े सर्वर्स बनाने पड़ते हैं और उन सर्वर्स में कंटिन्यू बिजली देनी होती है। तो ऐसे कंप्यूटर्स को बनाने के लिए हम एक मेन फ्रेम कंप्यूटर क्रिएट करते हैं। इसमें जो डेटा का स्टोरेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं जितना। जैसे समझ लीजिए कि आप मेमोरी कार्ड अपने मोबाइल में यूज करते हैं, आपका मतलब नॉर्मल जो आपका ड्राइव है अगर वो भर जाता है तो आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें जब मान लीजिए ये 1 टेराबाइट का था, भर गया, 1 टेराबाइट का और लगा दें, फिर कैपेसिटी बढ़ गई। ऐसे बढ़ते 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 इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। और एक ही सर्वर, एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर अलग अलग छोटे छोटे माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। आप कैसे एक ऑनलाइन साइट पे जाके अपने बैंक का पूरा डिटेल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर एक सर्वर बना हुआ है जो ऑनलाइन आपका पूरा डेटा एक्सेस कर रहा है। जितने भी वेबसाइट वगैरह होते हैं ये सब इसी पे बनते हैं। स्टोरेज का जितना काम होता है वो सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर होता है। अब हम आते हैं सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर को भी आप यहीं से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी ये है आपका सुपर कंप्यूटर। अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें ना कहीं डिस्प्ले है, ना कुछ है, ना कहीं कुछ है। होता क्या है, इसमें हर एक टावर के अंदर ही डिस्प्ले होते हैं और ये सब वायर्स के थ्रू एक मेन सिस्टम से जुड़े होते हैं और ये सब अलग अलग काम भी करते हैं और सब एक साथ जुड़े भी होते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और वो भी किसी बहुत मतलब सेकेंड के 100वें हिस्से के अंतराल पे, कि मतलब आप जैसे क्लिक करें डेटा वहाँ पे पहुँच जाए। इसको ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा इसको आपको ऑर्बिट समझा दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करिए कि ये पृथ्वी है और यहाँ से हमें एक यान को, एक स्पेस सैटेलाइट को यहाँ पे मतलब स्टेबल करना है। तो इसको हम भेजेंगे। अब इसकी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी है, तकरीबन मान के चलिए 4 लाख के आसपास है, 4 लाख किलोमीटर। अब सोचिए कि यहाँ से कोई यान यहाँ गया है और
यहाँ से कोई डेटा पृथ्वी पर लाना और पृथ्वी से कोई डेटा यहाँ पे भेजना, और यहाँ से कोई एक चीज़ बैठ के यहाँ की चीज़ को कंट्रोल करेगी। तो अब इसमें क्या होता है, डेटा को बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करना होता है। तो अगर मान लीजिए, और एक चीज़ और इसमें है, मतलब मैं फैक्ट बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा आपको। अब सपोज करिए कि यहाँ पर ये यान है, ये इसका पूरा एक चक्कर मान लीजिए तकरीबन 6 घंटे में लगाता है। और होता क्या है कि जब ये चीज़, ये जो यान है, यहाँ पे ये जो यान है, ये चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमते घूमते यहाँ आएगा, तब इसका कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ आएगा तब इसका कनेक्शन बस रहेगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पर एक सीधी लाइन ऐसे बनानी है कि भाई यहाँ सीधा ट्रांसमिशन यहाँ पे पृथ्वी तक का, यहाँ से एक सीधा ट्रांसमिशन, मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, मैं एक ऐसे ही नीले कलर का बना दे रहा हूँ, मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब यहाँ से एक डेटा का ट्रांसमिशन करना है हमें, लेकिन शर्त ये है कि शर्त बस इतनी है कि ये चीज़, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जब ये चीज़ यहाँ पे आएगी तभी एक डेटा का ट्रांसमिशन हो पाएगा, और जब वो यहाँ इतने दूर में रहेगी तब डेटा का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में ये चीज़ यहाँ पे मान के चलिए हर 6 घंटे बाद आएगी, ठीक, जो ये ऑर्बिट में घूमते घूमते 6 घंटे बाद आएगी। अब 6 घंटे बाद आपको कोई मैसेज भेजना है कि 6 घंटे बाद इसको मिले, और इसका जो डेटा है 6 घंटे बाद आपको मिले। एक बार आप डेटा भेजने में या पाने में मिस कर दिए तो अगले 6 घंटे आपको फिर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी डेटा का ट्रांसमिशन करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत हैवी, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि करोड़ों मतलब एमबी की डेटा को, या फिर ऐसे बहुत हैवी डेटा को तुरंत भेजना होता है और तुरंत पाना होता है। तो इसलिए इसमें सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सुपर कंप्यूटर, मैं एक आपको दिखाना चाहूँ, अब देखिए ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो क्रे है, ये पहला सुपर कंप्यूटर, क्रे 1 नाम का कंप्यूटर था एक सुपर कंप्यूटर, उसके वही क्रे 1 ही पहला सुपर कंप्यूटर था जो क्रे नाम की कंपनी ने बनाया था। ये देखिए ये सब सुपर कंप्यूटर्स हैं, कितने बड़े बड़े हैं। अब ये समझिए ये सब सीपीयू, इसमें सब डेटा लगे हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये कितने हैवी होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए एक बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग में सिर्फ कंप्यूटर लगे हुए हैं। ऐसे समझिए कि ऐसे 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें सिर्फ ऐसे डेटा सेंटर्स लगे हैं, कंप्यूटर्स लगे हैं। तो ये होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। ये बहुत हैवी होते हैं और ये बहुत महंगे होते हैं, इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। अब देखिए इनका प्रयोग बैंकों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था वैसे। उसके बाद हम आते हैं सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर देखिए इसमें दिया भी है कि क्रे 1 पहला सुपर कंप्यूटर था और भारत का पहला। यहाँ पे 10,000 दिया है, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए 8,000। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्रे 1 को कब बनाया गया था, तो 1976 में बनाया गया था। तो ये हो गए आपके कंप्यूटर्स। अब हम आते हैं गैजेट्स पे। गैजेट्स क्या होते हैं? अगर हम गैजेट की बात करें तो गैजेट एक छोटा उपकरण या डिवाइस है जिसका एक विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य और कार्य है। गैजेट सामान्य तकनीक की तुलना में अधिक असामान्य या चतुराई से डिजाइन किए जाते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि गैजेट छोटे उपकरण होते हैं और ये नॉर्मल जो हमारे उपकरण होते हैं उनसे ज़्यादा फास्ट होते हैं और ज़्यादा उससे एडवांस होते हैं। अब जैसे देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि एक टीवी, अगर आपको गाना सुनना है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई टीवी ऐसे सर पे लेके उसको घूमते फिरेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए उपकरण बनाए गए हैं, गैजेट्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप MP3 प्लेयर ले लीजिए, छोटा है, कॉम्पैक्ट है। आजकल तो मोबाइल में ही सब हो जाता है, तो आज की बातें अलग है। तो
ऐसे ही ईमेल के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पे ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। नोटबुक, वीडियो रिकॉर्डर, सारा कुछ आप मोबाइल पे ही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गैजेट्स छोटे होते हैं। अभी हम आगे गैजेट्स के बारे में पूरी डिटेल चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोगों के विकास के बारे में। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे 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 हुआ, ठीक। और यहाँ पे अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन थे, जो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हम समझते हैं ज़्यादा ईजली, तो इसके एप्लीकेशन का भी विकास और इसके हार्डवेयर का भी विकास, इसके प्रोसेसर का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर का विकास की गणना के लिए प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस के रूप में किया गया। मतलब कंप्यूटर को जब सबसे पहले बनाया गया तो उसको गणना करने वाली एक डिवाइस के रूप में बनाया गया। अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों को अबेकस की इमेज दिखाऊं तो आप लोग तुरंत अभी पहचान जाएंगे अबेकस। अब देखिए, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये अबेकस है। इसमें क्या होता था कि आपको कोई भी चीज़ जोड़नी घटानी है तो उतने इसमें से छल्ले इधर कर देते। जैसे अगर यहाँ पे देखना हो आपको, तो ये जो लाइन पहली वाली है, अगर आप इसमें गिने तो 6, 4, 10 छल्ले हैं इसमें। ये 10 छल्ले ठीक वैसे जो हम इकाई दहाई पढ़ते हैं उसकी जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही यहाँ पे 10 संख्याएं यहाँ पे इंडिकेट करता है। जैसे अगर यहाँ पे आपको पढ़ना हो तो ये इकाई की लाइन हो जाएगी, ये पहली वाली, ये रेड वाली दहाई की लाइन हो जाएगी। अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये इकाई की हो जाएगी। ऐसे ये दूसरी लाइन दहाई की हो जाएगी, फिर से ये वाइट वाली सैकड़ा की हो जाएगी। तो ऐसे करके किसी भी संख्याओं को आप बड़े इजीली काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे काउंट करना है तो मैं ट्राई करते हैं कि ये कितना लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये 4 है। इकाई की संख्या कितनी हो गई? 4। मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम इस संख्याओं को लिखते जाते हैं। अभी आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इसी को हम काउंट करके लिख देते हैं। सबसे पहली संख्या इसकी कितनी है? 4। उसके बाद इसकी दहाई की संख्या 10 की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको 6 कर लेते हैं। उसके बाद 100 की संख्या कितनी है? 2। उसके बाद इसकी अगर हम इस येलो वाले पोर्शन को भी ले लेते हैं तो ये कितनी है? ये 1000 की संख्या है 1। अब यहाँ पे आपको बड़ी इजीली ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कितना लिखा गया है? 1264, ठीक। यानी कि इकाई में संख्याएं इतनी, दहाई में संख्याएं इतनी, सैकड़ा की इतनी, हज़ार की इतनी, ठीक ना। उसके बाद फिर से अगर इसमें और संख्याएं बढ़नी होती है तो ऐसे बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ से ये संख्याएं याद रखना कितना आसान हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें मुझे 5 और जोड़ना हो तो मैं 5 छल्ले और इसको यहाँ बढ़ा दूंगा और यहाँ पे इकाई की संख्या में मैं इसको 5 इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये, और जब मैं टोटल काउंट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 9। ऐसे करके आप इसमें कोई संख्या बढ़ा दीजिए, इसमें कोई संख्या बढ़ा दीजिए। तो अबेकस जो था सबसे पहला कंप्यूटर था। ऐसे ही उसमें कोई भी कैलकुलेशन होता था और ये बहुत इजी हो गया था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था इसमें किसी भी संख्याओं को जोड़ना, घटाना या और कुछ गुणा भाग करना। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें कोई 0 होता तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं बढ़ता, वहाँ पे 0 लिखा जाता। तो ये अबेकस क्या था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें, बाद में पास्कल, लॉरेंस और जैकब आदि ने कई डिवाइसें बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। अभी आपने कंप्यूटर की खासियतों में पढ़ा, कंप्यूटर की विशेषताओं में पढ़ा कि स्टोरेज कैपेसिटी इसकी एक खासियत है, कंप्यूटर की एक खासियत है। आप फर्ज करिए कि आप किसी ऑफिस के 1000 लोगों का डेटा लेके बैठे हैं, सबका हिसाब कर रहे हैं और अचानक लाइट चली गई। अगर स्टोरेज नहीं होता, अगर स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं होती कंप्यूटर में, तो क्या होता, आपका वो पूरा डेटा डिलीट हो जाता और फिर से वो कंटिन्यू, मतलब शुरू से एकदम आपको कंटिन्यू करना पड़ता। लेकिन उसमें जब कोई स्टोरेज की डिवाइस है तो आप लास्ट जो भी काम किए वहीं पे उसको सेव कर दीजिए और आगे जब आप आएंगे फिर कंप्यूटर बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे तो आप उसके आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। तो जो इसकी स्टोरेज डिवाइस है ये भी इसकी
एक खासियत है जो मेमोरी इसकी है। तत्पश्चात 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी डाली गई। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। एनियाक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसमें देखिए यूनिवैक और एनियाक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एनियाक से आपका क्वेश्चन आएगा कि एनियाक का फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे देखिए एनियाक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनियाक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एनियाक क्या है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपका यूनिवैक क्या है। तो यूनिवैक पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज किया गया उसको कमर्शियल कंप्यूटर कहते हैं। और यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और वन उसका सीरीज था। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये थे कंप्यूटर के स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में साल से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि आप जितनी अलग अलग किताबों में देखेंगे, जितनी बार आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ये बदलता रहता है। क्योंकि किसी कंट्री में कोई चीज़ बन गई थी, किसी कंट्री में वो चीज़ 4 साल 10 साल बाद आई, तो ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछना होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी से पूछता है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। सबसे पहला है 1945 से 1954 के बीच में। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, उससे 2 साल पहले चले जाइए और उसको 10 साल तक रखिए। 1945 से 1954 यानी कि 10 साल का गैप, और यही सेम फार्मूला सब पे लगा दीजिए। 10-10 साल का डिफरेंस करते हुए चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय जनरेशन 1955 से 1964, तृतीय जनरेशन 1965 से 1974, उसके बाद चतुर्थ जनरेशन 1975 से आज तक अभी चल रहा है। और उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन इसका है, उसका कुछ हिस्सा आज में भी है, और आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी आएगी उसको हम फिफ्थ जनरेशन कहेंगे। इस पर आपका पूरा एक चैप्टर है, हम इसको ईजिली उस चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी हम देखिए, तो सबसे पहले जनरेशन में इसका क्या हुआ था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी। कौन सी टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब। मैं वैक्यूम ट्यूब की इमेज आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो चीज़ है ये वैक्यूम ट्यूब थी। इसका एक छोटा सा वर्जन अगर आप लोग देखना चाहें तो जो पहले टीवी आता था हम लोगों का, टेलीविज़न, जो पीछे जिसके पीठ निकली हुई होती थी, उसमें भी सेम यही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। फोक्स उसका पिक्चर को दिखाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। और ये दिखने में इतना छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़े साइज़ में होता था। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ही बड़े बड़े साइज़ का होता था, बाद में छोटा करते करते देखिए कितना छोटा यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थी वैक्यूम ट्यूब। अब आगे बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था। तो सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पे आप ये जो चीज़ें देख पा रहे होंगे ये सब ट्रांजिस्टर हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, ये चिप्स लगे होते थे। जो तो सबसे पहले जो सेकेंड जनरेशन था कंप्यूटर का, उसमें इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद हम थर्ड जनरेशन में आते हैं तो उसमें हम यूज किया गया था आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप, ये एक चिप लगी हुई है और चिप पे ये छोटे ढेर सारे, मतलब इसमें ये इसके लेग्स लगे हुए हैं, इसके पिंस लगे हुए हैं। तो ये जो चीज़ थी इसको हम कहते हैं आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या चीज़,
इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। उसके बाद फोर्थ जो जनरेशन था उसको हम कहते हैं, दो चीज़ें कह सकते हैं, एक हम कह सकते हैं VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है असल में यही सेम चीज़ VLSI होता है। अब देखिए इसमें ये कितने सारे इसके पिंस लगे हुए हैं और इसमें इसकी स्पीड भी कई गुना बढ़ जाती है। जो आप आज के टाइम में जो प्रोसेसर्स देखते हैं ये वही चीज़ है, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, CPU कहते हैं, यही वो चीज़ है। अब आगे देखिए, तो तृतीय जनरेशन में हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट IC, फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। जब कोई चीज़ अपने आप सोचने लगे उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे आप अपने मोबाइल में जो कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन होता था उसमें आप पासवर्ड लगाते थे 1 2 3 4 5 या जो भी आपका पासवर्ड होता था उसको टाइप करने के बाद आप ओके नहीं दबाते थे, आपका पासवर्ड नहीं खुलता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, आपका फिंगर जैसे टच होता है वैसे खुल जाता है। आज जो आर्टिफिशियल का एक एग्जांपल है, आप अपना मोबाइल फ़ोन जैसे ही अपने सामने करते हैं उसका कैमरा आपको देख के पहचान लेता है और ऑटोमेटिक लॉक खुल जाता है। ये सबसे आसान एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम फेस अनलॉक भी कहते हैं। तो ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फिफ्थ जनरेशन यानी कि आने वाले समय में इस्तेमाल होगा, और उसका कुछ हिस्सा जैसे कि मैंने फेस अनलॉक आपको बताया ये आज हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्वेश्चन सिंपल ऐसे आपका बनेगा कि कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में बांटा गया है, उसके बाद किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो इसको सिंपल याद रखिए, पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे वाले में ट्रांजिस्टर, तीसरे वाले में IC, चौथे वाले माइक्रो प्रोसेसर या VLSI, उसके बाद पाँचवीं जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स इट बस। उसके बाद IT गैजेट एंड उसके एप्लीकेशन, इसको हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे, चैप्टर 1 के पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी ज़रूरतमंद को शेयर करिए। अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से जवाब दूंगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।